अभी हम सिक्स हाउस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, छठे भाव को। छठा भाव क्या है? छठे भाव से रोग ऋण शत्रु देखा जाता है। छठा भाव हमारी कुंडली का बहुत ही अहम भाव माना जाता है। सिक्स हाउस को मैक्सिमम केसेस में हम कैसे देखते हैं? सिक्स हाउस को हम रोग के रूप में देख लेते हैं, ऋण के रूप में देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी डेली रूटीन है उसको भी सिक्स हाउस ही ट्रिगर करता है। हमारी रोज की दिनचर्या क्या है, हमारी रोज की लाइफ क्या है, इसको भी सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिन लोगों की कुंडली में छठा भाव बहुत स्ट्रांग होता है, छठा भाव बहुत पावरफुल होता है, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट होता है, वो लोग टाइम पंचुअल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी लाइफ को एक रूटीन उसमें लेके आते हैं। जिन लोगों के चार्ट में सिक्स हाउस अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि जिसको नौकरी भी करनी है, जॉब भी करनी है, तो टाइमली करनी है ना। 8 घंटे की नौकरी है, 10 घंटे की नौकरी है, तो आपको टाइमली जाना है और टाइमली आना है, यही तो करना है ना। तो रूटीन जो जॉब होती है वो सिक्स हाउस से संबंधित होती है। सिक्स हाउस हमारी डेली वेजेस है, सिक्स हाउस हमारी डेली रूटीन की लाइफ है, ठीक है। तो छठे भाव से केवल रोग ऋण शत्रु नहीं देखे जाते हैं, जिनकी डेली लाइफ बहुत स्ट्रांग है वो भी सिक्स हाउस वाले लोग हैं, वो भी सिक्स हाउस को अपने पॉजिटिव रखना है। बट आपको ये प्रॉब्लम है कि आपकी डेली रूटीन सही नहीं है, इसका मतलब आपको सिक्स हाउस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या क्या चीजें सिक्स हाउस से देखी जाती हैं? हमारे जो षडदोष हैं वो भी सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। हमारे अंदर जो षडदोष हैं वो भी सिक्स हाउस ही उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमारी रोज की मेहनत, नौकरी, इन सबका तो ठेकेदारी यहाँ पे है ही है, लेकिन कंपटीशन को ये और रिप्रेजेंट करता है। जो संघर्ष से किसी को कोई सक्सेस मिलती है, संघर्ष से जो किसी व्यक्ति को जीत मिलती है, वो सिक्स हाउस के प्रभाव से ही मिलती है, ठीक है। इम्यूनिटी का भी ये हाउस माना जाता है। बीमारियां किस तरीके की होंगी, उनकी प्रवृत्तियां क्या होंगी, ये इसेंशियल हाउस, ये मतलब इसको मेन हाउस कह सकते हैं या बहुत ही इसेंशियल हाउस है डिसीज को लेके। छठे भाव से रोग देखे जाते हैं जिन रोगों के होने की संभावना है। लेकिन अगर छठे भाव का संबंध आठवें भाव से नहीं बना है, छठे भाव का संबंध 12वें भाव से नहीं बना है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो डिसीज लेस लाइफ हो सकती है। लेकिन अगर छठे भाव का आठवें भाव के साथ संबंध बना है, साथ ही साथ 12वें भाव के साथ संबंध बना है, तो उस व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई डिसीज होती है। 8th हाउस क्रॉनिक डिसीज और 12th हाउस आपको हॉस्पिटल तक लेके जाती है या आइसोलेशन में लेके जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी की कुंडली में छठे भाव से और आठवें भाव का एक्सचेंज होता है। सिक्स लॉर्ड एट्थ लॉर्ड एक साथ बैठे होते हैं, सिक्स लॉर्ड एट्थ लॉर्ड एक दूसरे को परस्पर देख रहे होते हैं, या कभी कभी सिक्स लॉर्ड को एट्थ लॉर्ड देख रहा होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी रिलेशन बनेगा, जब आप किसी चीज को ऐड करने जाएंगे, तो आप देखिए उस भाव के स्वामी को या उस हाउस को कौन कौन लोग देख रहे हैं। ये भाव का स्वामी जिसको देखेगा उसके हाउस पर, उस प्लेनेट पर इफेक्ट डालेगा। लेकिन अगर आप सिक्स हाउस की बात करें तो सिक्स हाउस पर और सिक्स लॉर्ड को कौन कौन देख रहा है, वैसे कॉम्बिनेशंस प्रिपेयर होते हैं। जैसे मान लो छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है और एट्थ लॉर्ड जो है वो 10वें भाव में बैठा है, तो एट्थ लॉर्ड सिक्स लॉर्ड को देख रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब तक छठे भाव का संबंध आठवें भाव से नहीं होगा, साथ ही साथ 12वें भाव से नहीं होगा, तब तक वो डिसीज क्रॉनिक नहीं होगी। तो कभी कभी प्रश्न होता है आपके सामने कि हमें कोई रोग होगा क्या? हाँ, रोग की संभावना सबके चार्ट में हो सकती है। कौन सा रोग हो सकता है? हाँ, ये रोग हो सकता है। कितना क्रॉनिक होगा और वो किस स्तर का होगा, उसमें 8th हाउस 12th हाउस का जितना मिक्सचर होगा उतना ये चीज और बढ़ेगी। और इसी को जब ज्वाइन 11th हाउस करेगा तो वो एक्स्ट्रा और क्रॉनिक बना देगा। 11वें भाव को जब आप लिखना चालू करोगे तो हर समय 11वां भाव अच्छा नहीं है, इस बात को लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लगन हैं जिनमें 11वें भाव की बहुत अच्छी भूमिका नहीं है, बादकेश बन जाता है, बन जाता है। तो 11th हाउस अच्छे के साथ आता है तो अच्छे रिजल्ट देता है, खराब ग्रह के साथ आता है तो खराब ग्रह को खराब हाउसेस के रिजल्ट वो देने लग जाता है। उसका काम बढ़ाना है, ग्रोथ देना है। तो अच्छे के साथ आएगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, खराब के साथ आएगा तो खराब रिजल्ट देगा। कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे देखे जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का हाउस भी सिक्स हाउस है, इसीलिए शत्रु, मुकदमेबाजी, वाद विवाद सिक्स हाउस से देखा जाता है। सर्विसेज यहां से देखी जाती है। सर्विसेज में किस टाइप की नौकरी, नौकरी भी देखी जाती है। हमारे भीतर जो सेवा भाव होता है वो भी सिक्स हाउस से देखा जाता है। हमारे सब ऑर्डिनेट जो कर्म होते हैं वो भी सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। देखो, जब भी हम सिक्स हाउस की बात करते हैं ना, या शनि की बात करते हैं, तो हम हमेशा दो बात करते हैं। क्या करते हैं बात? सिक्स हाउस, देखो भगवान को मनाने का जो भाव है वो कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस। इष्ट का भाव कौन सा है? फिफ्थ हाउस।
और जब फिफ्थ हाउस की जो रिजल्ट है, किसी भी चीज का जो रिजल्ट आता है वो उसके नेक्स्ट हाउस से आता है। आता है, किसी भी चीज का जो रिजल्ट है वो उसके नेक्स्ट हाउस से आता है। उसका जो दूसरा भाव होता है, किसी भी हाउस का जो दूसरा भाव होता है वो उसका रिजल्ट होता है। या आपको रिजल्ट चाहिए तो दूसरे उसके नेक्स्ट हाउस पे आपको काम करना पड़ता है। आपको किसी भी भाव का रिजल्ट चाहिए तो उसके नेक्स्ट हाउस पे काम करना पड़ेगा। ये नोट डाउन। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था, जिस चीज से आपको धन चाहिए, जिस चीज से आपको कुछ चाहिए, तो उससे पीछे 6 घर चले जाओ, वहां काम करोगे तो ये घर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बताया था प्रीवियस क्लास में। आपको जिस भी भाव से परिणाम चाहिए तो उसके पीछे वाले घर पे जाना पड़ता है। आपको चौथा भाव चाहिए, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, मेहनत, तो आपको थर्ड हाउस पे शिफ्ट होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब उसका रिजल्ट सुख के रूप में, शांति के रूप में देखने को मिलेगा। जो लोग अपने लाइफ में एफर्ट्स नहीं करते, उनके घर में सुकून शांति मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तीसरे भाव से ही चौथे भाव का सुख आता है। क्लियर है? ऐसे ही पांचवें भाव का जो सुख है वो छठा भाव है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अपने इष्ट को प्रसन्न करना हो तो उसको सिक्स हाउस पे शिफ्ट होना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। तो कैसी सेवा करें, ये सिक्स हाउस बताता है। छठे भाव में जो प्लैनेट्स हैं, जो राशियां पड़ी हैं, वैसी सेवा करने से आपका इष्ट आप पर और प्रसन्न होगा, या आपके इष्ट की आप अपनी सेवा कर पाएंगे। तो ये नौकरी का भाव भी होता है, ठीक है, ये नौकरी का भाव भी है छठा भाव, लेकिन ये इष्ट की सेवा का भाव भी है छठा भाव। इसलिए सिक्स हाउस इष्ट का भाव माना जाता है, इष्ट की सेवा का भाव माना जाता है। जो ग्रह यहाँ पे आएंगे वैसी सेवा करिए, अपने मंदिर में, अपने देवालय में। मंगल आ जाए, आरती वारती करने की सेवा ले लो। वीनस आ जाए, साफ सफाई करना, उसको क्लीन रखना, सुंदर बना के रखना, फूल चढ़ाना, श्रृंगार करना, ये आपकी सेवा हो सकती है। ये आप स्टार्टिंग में अपने घर के मंदिर से भी कर सकते हैं, या जो आपने अपने घर में देवालय बना रखा हो, जहाँ पे अपने देवी देवता, गुरु की मूर्ति, फोटो, जो कुछ भी आपने लगा रखा हो, शुक्र है वहां पे उसको बढ़िया सजा धजा के रखो, हो गई सेवा भगवान की। कहीं मंदिर जाओ, कहीं और जाओ, तो उनको उस तरीके से आप सेवा करो। जो प्लेनेट यहाँ पे आएगा वैसी सेवा ईश्वर की करनी चाहिए। इससे हमारे जो इष्ट हैं वो प्रसन्न होते हैं, और हमें हमारे मन मुताबिक हमें रिजल्ट्स प्राप्त होता है जो हमें चाहिए अपने इष्ट से। तो कभी भी मांगने से नहीं मिलता है, मांगने से तो मिलता ही है, लेकिन उनको कर्म के रूप में आप समर्पित क्या करना चाहते हैं, ये सिक्स हाउस बताएगा। तो छठा भाव जो है, सिक्स हाउस जो है, वो हमारे इष्ट की सेवा किस तरीके से करनी है इसको भी लेके चलता है। देखो एक बात हम आपको यहाँ पे और बताना चाहते हैं, लिटिगेशन में भी आपको लेके जाता है। लीगल फाइट्स, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सिक्स हाउस लेके चलता है। लेकिन एक बात और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कार्मिक डेप्थ है, मतलब पूर्व जन्म के, जो पास्ट लाइफ के अनरिजॉल्व्ड कर्म हैं, उनकी ठेकेदारी सिक्स हाउस की। अनरिजॉल्व्ड, जो आपने पूर्व जन्म में करने का प्रयास किया होगा, कर्म को आप नहीं कर पाए होंगे, उसके लिए आपको जन्म मिला है। मतलब हमारे जीवन में कई प्रकार के ऋण होते हैं, कई प्रकार। उन ऋणों की जो मुक्ति है वो सिक्स हाउस से होती है। इसलिए सिक्स हाउस प्रायश्चित का हाउस माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जिनको आध्यात्मिक जगत में उन्नति करनी है, अपनी लाइफ में प्रॉपर सॉल्यूशंस चाहिए, उनको अपने सिक्स हाउस पे काम करना पड़ता है। सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस आपके पूर्व जन्म के अनरिजॉल्व्ड कर्म है, डेप्थ कर्म है, जो आप करना चाहते थे कर नहीं पाए। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सिक्स हाउस बताएगा। मतलब आपके जो पूर्व जन्म के अनरिजॉल्व्ड कर्म है वो सिक्स हाउस है। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा होता है, या तो जॉब नहीं मिल रही है, उसके लिए एफर्ट्स कर रहा है, जॉब मिल गई तो वहां पे बन नहीं रही है, चल नहीं रही है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतने परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं। काम आप 10 लाख का कर रहे हो सकता है आपको सैलरी के रूप में 1 लाख रुपए मिल रहा हो, तो व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है अपनी लाइफ में कभी कभी, है ना। तो क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पूर्व जन्म का जो कर्जा है वो भी सिक्स हाउस साथ ही साथ काट रहा है। तो होता क्या है, अगर हमें हमारी मेहनत के अनुरूप रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब पूर्व जन्म का कोई बकाया नहीं है। अगर हमारी मेहनत से कम फल हमें मिल रहा है, तो भी आप अपनी मेहनत को कम मत करिए। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और ये एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाना चाहती है। और जो व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी जब आप लाइफ को देखोगे तो उन्होंने मेहनत कम करना नहीं छोड़ा है अपनी लाइफ। ठीक है, गोल्डन स्टेटमेंट क्या है सिक्स हाउस को अवेक करने का? आप अपनी मेहनत कम मत करिए, रिजल्ट चाहे जो भी आए। ये सिक्स हाउस है। क्यों? क्योंकि सिक्स हाउस आपके पूर्व जन्म की बहुत बड़ी ठेकेदारी लेके चल रहा है। ठीक है,
तो आप अपनी मेहनत को आगे रखिए, आप अपनी चीजों को आगे रखिए। क्या होता है जब कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, व्यक्ति बार बार शत्रुओं से प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार आपके ऊपर कोई केस लग रहा है, ये सब जो भी चीज, और आपका कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से, होता है व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब क्या है? जो पुराना कर्म आपने किया है वो चुकता हो रहा है, जो पुराना डेब्ट कर्म है। रेमेडी बताएं क्या होता है? मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास लोग आते हैं, उपाय बताओ, यही उपाय है। जो हो रहा है उसे होने दें, उपाय ये। अब नहीं हो रहा है मतलब हमसे झेला नहीं जा रहा है, हमारा मन अंतःकरण उसके लिए तैयार नहीं हो रहा, अब हम आपको उपाय बता सकते हैं, बट वो तो करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। इसीलिए जो पूर्व जन्म के हमारे दैप्त कर्म होते हैं, जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं, वो रोग के रूप में, ऋण के रूप में, शत्रु के रूप में, कंपटीशन के रूप में, बीमारी के रूप में, पक्षघात के रूप में, कंपटीशन के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। जो भी ग्रह 6 हाउस में प्लेस्ड होगा, अगर कोई ग्रह प्लेस नहीं है तो जो ग्रह 6 हाउस को देख रहा होगा, अगर कोई ग्रह नहीं देख रहा है तो 6 हाउस में जो ग्रह की राशि पड़ी होगी, पॉइंट नंबर 1 जो ग्रह बैठा होगा, पॉइंट नंबर 2 अगर कोई नहीं बैठा है तो जो देख रहा होगा, पॉइंट नंबर 3 जो ग्रह की राशि पड़ी होगी अगर कोई देख नहीं रहा है तो उस ग्रह से रिलेटेड हमारी लाइफ में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म का कर्जा है जो कि कट रहा है। मान लो 6 लॉर्ड वीनस बना है, 6 लॉर्ड क्या बना है? वीनस बना, शुक्र बना है, तो शुक्र क्या क्या हो सकता है? पत्नी हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, घर हो सकता है। अगर इनसे रिलेटेड आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां आ रही हैं, इनसे रिलेटेड कोई कर्जा आ रहा है, इनको अपनी इन चीजों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब पूर्व जन्म का कर्जा है जो आप चुका रहे हैं। लेकिन छठा भाव आपको पूर्व जन्म के जो आपके दूषित कर्म हैं उनके रूप में रिवर्ट देता है, उनके रूप में आपको चीजें देता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपनी लाइफ में थोड़ा काम करते हैं, बहुत पैसा आता है, कुछ लोग बहुत काम करते हैं, कम पैसा आता है। इसके पीछे रीजन क्या है? पूर्व जन्म में आपने जो किया है उसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। एक बात और बताएं, जब पाप की बात हो रही है, जब पूर्व जन्म के दैप्त कर्म की बात हो रही है, जब कई जन्मों के बुरे कर्मों की बात हो रही है, तो वो भी 6 हाउस के रूप में हमें मिलता है। इसीलिए देखो, आप देखोगे कोई भी कम्युनिटी है, चाहे सिख कम्युनिटी है, चाहे हिंदुइज्म है, चाहे जो भी धर्म है, उन सब में सेवा का भाव जरूर है। जैसे आप गुरुद्वारे में जाओ तो लोग जूता चप्पल सबसे पहले पकड़ते हैं, लो हम पोंछ रहे हैं, ठीक है, झाड़ू पोछे पे जाते हैं, चीजें करते हैं, मतलब जो अपने लिए कर रहे हैं उसके अलावा दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? जब आप ये काम करना चालू करते हो तो आप बहुत तेजी से अपने पास्ट कर्म को क्या कर रहे हो? खत्म करते जा रहे हो, धुलते चले जा रहे हो। तो हमेशा हमारी लाइफ में कोई ना कोई सेवा नियुक्त करिए कि हमें किस रूप में दूसरों की सेवा करनी है। जो प्लेनेट यहां बैठा है उस रूप में आप कर सकते हैं। मान लो सूर्य बैठा है, तो सूर्य बैठा है तो मतलब क्या? दूसरों को यश दीजिए, सम्मान दीजिए। कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको सम्मान दीजिए। हो गया, ये भी बहुत है, ये भी तो लोग नहीं कर पाते हैं। वीनस है, किसी को अभाव में देखिए, कुछ धन दे दीजिए। मरकरी है, जो भी आपको नॉलेज है वो नॉलेज शेयर कर दीजिए। जो प्लेनेट 6 हाउस में होगा या जो प्लेनेट की राशि 6 हाउस में पड़ी होगी, जिस भी प्लेनेट का संबंध 6 हाउस से बनेगा, उस प्लेनेट से रिलेटेड आपको अपनी लाइफ में सेवा करनी है। या दो बातें हैं, या तो उनसे रिलेटेड कोई देवी देवता के मंदिर में सेवा करना चालू कर दो, या तो अपने घर में उस तरीके की मंदिर में सेवा करना चालू कर दो, या तो कोई सोशल एनवायरनमेंट में जाओ वहां पे कर दो। अगर चंद्रमा किसी का 6 हाउस में 6 लॉर्ड बना है, तो जिस भी आप तीर्थ क्षेत्र में जाइए, धर्म क्षेत्र में जाइए, आपको कहीं गंदगी दिखे, 5 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट आप उसको उठाइए, साफ कर दीजिए, हो गया, आपका हो गई सेवा। घर के आसपास कहीं आपने देखा कि भाई कहीं कोई गंदगी है, कोई बॉटल पड़ी है, हो गई सेवा। ये सेवा है, ये सेवा का क्रम है। आपसे तन मन धन जिससे जो कुछ भी हो पाए, मन से भी होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं दशांश निकालो, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं बोला गया। शास्त्रों में क्या बोला गया है? शास्त्र में बोला गया है सबसे पहले भोगो, सबसे पहले कमाओ, फिर भोगो, फिर दान करो। दान का क्रम बाद में है। तो एटलीस्ट मन में तो रख सकते हैं यार, कभी मेरे पास एक्स्ट्रा हुआ तो हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ऐसा करने से भी आ जाएगा। मन से भी सेवा होती है, तन से भी सेवा होती है, और फिर धन से सेवा होती है। पहले मन से तो सोच सकते हो, फिर तन से कर लो, फिर धन से कर लेना जब आएगा तो। जब तक नहीं आ रहा है मन से सेवा करो, और नहीं कर सकते हो तो तन से कर लो कि भाई हम पैसा तो नहीं दे सकते, हम शरीर से जहां कहो खड़े हो जाए, ठीक है, फिर धन से कर लेना जब धन आ जाए।
तो इस तरीके की सेवा करने से 6 हाउस से रिलेटेड जो पूर्व जन्म के दैत्य कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। दूसरी बात, अब जो मुख्य पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा। 6 हाउस क्या है? हमारे षड दोष हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर। ये जो 6 प्रकार के दोष हैं, ये भी 6 हाउस ही हमें देता है। तो हम जितना असत्य भाषण करते हैं, जितना दूसरों की चुगली करते हैं, जितनी निंदा करते हैं, ठीक है, ये पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। पूर्व जन्म के पाप इस रूप में दिखते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा दूसरों का दोष देख रहा है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा दूसरों की निंदा कर रहा है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा झूठ बोल रहा है, जो व्यक्ति दूसरों की जितनी ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है किसी भी तरीके से, तन मन धन किसी भी तरीके से, वो व्यक्ति पूर्व जन्म का उतना बड़ा पापी है। और वो पाप इस रूप में आपके पुण्यों का ह्रास करता रहता है, खत्म करता रहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, और आपको यह कैसे पता चलेगा कि पूर्व जन्म का हमारे कुछ पाप है? तो अगर ये षड दोष आपके पास हैं, तो इसका मतलब पूर्व जन्म के पाप कर्म आपके साथ चल रहे हैं। अगर ये षड दोष आपके अंदर नहीं है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप दूसरों की निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, दूसरों का अहित नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को पेन नहीं देते, इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म के कर्म और संस्कारों का फल है कि आप अच्छी चीजें कर पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं। इसी से आइडेंटिफाई होगा। इसीलिए हमारे यहाँ क्या बोला गया? कोई निंदा कर रहा है उसको माफ कर दो, तुम मत करो। कोई चुगली कर रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि जो कर रहा है वो अपने पाप कर्म के अनुसार कर रहा है। आप अपना पाप कर्म कोई वहां पे इन्वॉल्व मत करिए। बात समझ आ रही है कुछ? तो ये जो हमारे भीतर षड दोष है, ये पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार का फल है, जो कि हम हमारी इस जन्म में जो भी अच्छे कर्म करते हैं उनको नाश करते हैं, नष्ट करते हैं। तो आध्यात्मिक यात्रा में जब व्यक्ति कभी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले बोला जाता है भाई जो हमारे अंदर कमियां हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनको खत्म करिए, एटलीस्ट कम करिए, उनकी तरफ से ध्यान हटाइए। और हमारे पूजा पाठ जो हम नित्य कर्म में करते हैं, उनसे इन चीजों का नाश होता है, ये षडदोष खत्म होते हैं। और जितने षडदोष खत्म होंगे, उतना हमारा कर्मा प्योरिफिकेशन हो रहा है, उतना हमने पूर्व जन्म के पाप कर्म को नष्ट कर दिया। जो प्लेनेट 6 हाउस में होगा उससे रिलेटेड तो अपराध करो ही नहीं, उसको कम करने की कोशिश करो। मंगल है तो कम से कम ईर्ष्या करो, वीनस है तो कम से कम दूसरों की चुगली करो। ईर्ष्या शुक्र से भी होता है। जो भी ग्रह यहाँ पे आएगा उन चीजों को लेके ईर्ष्या मत करिए। मान लो सूर्य है तो किसी को देख के ईर्ष्या मत करो। अगर किसी को स्टेटस मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, किसी के कोई सक्सेसफुल हो रहा है, कोई जरूरत नहीं। वीनस है, कोई वेल्दी हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है ईर्ष्या करने की। समझ में आ रही है बात? तो ये जो षडदोष हैं, इनका ये किन चीजों को देख के आप उनके उनसे आप परेशान हो जाते हो? जो चीज जो प्लेनेट यहाँ पे हो गए, वो चीजें आपको अगर दूसरों की देख करके बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो आपकी कुंडली के 6 हाउस में प्रॉब्लम है। और अगर षडदोष नहीं है तो कोई रोग हो सकता है, कोई रोग नहीं है तो कोई आपको परेशान कर सकता है, कोई परेशान नहीं कर रहा है तो आपको कंपटीशन मिल सकता है। इन्हीं रूप में पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो आपके सामने आते हैं, क्योंकि 5th हाउस पूर्व जन्म है, उसका जो फल है वो 6 हाउस। पूर्व जन्म का भाव कौन सा है? 5th हाउस। उसका फल कौन सा है? 6 हाउस। तो 5वें भाव में अगर आपने इस जन्म में भी कोई पुण्य करने की कोशिश करी, इष्ट को पकड़ने की कोशिश करी, तो इष्ट को पकड़ा तो उसका फल क्या है? 6 हाउस। आपके दोष खत्म होते चले जाएंगे। और आप अपने को देखो, जब से आपने पूजा पाठ करना चालू किया है, आप कितने बदले हो, उतनी आपके इष्ट की आप पर कृपा है। जब ये चीजें कम हो रही हैं अगर, तो आपकी पूजा सही चल रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पूजा पाठ, इष्ट की जो हम प्रार्थना करते हैं, रूटीन जो हमारी लाइफ है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, उनसे हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं? जितना षडदोष कम हो रहा है, जितना उन चीजों को कम करने का मन कर रहा है, उतनी आपकी पूजा बढ़िया चल रही है। पूजा करने से कर्म नहीं घटेगा, पूजा करने से कर्म नहीं घटेगा। पूजा के बाद सेवा करनी पड़ेगी। और जब तक सेवा अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, तब तक आपके कर्म नहीं घटेंगे। और सेवा का रूप क्या होगा, प्रकार क्या होगा, वो आपका 6 हाउस तय करेगा। अभी हम उस पर थोड़ा बहुत जाएंगे। तो हमने एक बात अभी आपको बोली थी, जो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बार बार बीमार पड़ रहा है, शत्रुओं द्वारा प्रताड़ित हो रहा है, इसका मतलब उसके कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का कोई बड़ा डेप्थ है, जो कि वो इस जन्म में चुका रहा है।
तो कभी कभी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजर की रेमेडीज काम नहीं करती। एक आपको उपाय बताते हैं, जैसे हमने बीएनएन में या किसी क्लास में ये बात बोली थी कि हमारे जो एक प्रकार का कर्म होता है जिसको हम बोलते हैं दृढ़ कर्म, एक प्रकार का कर्म होता है जिसको बोलते हैं अदृढ़ कर्म। तो अदृढ़ कर्म से मुक्ति क्या है? जो आपने आपसे लॉस हुआ है, जो आपसे लॉस हुआ है उसकी निवृत्ति के लिए अभी प्रयास कर लीजिए। सॉरी बोल के काम चल सकता है हृदय से, तो सॉरी सामने वाले को बोल दीजिए। आपसे उसका कोई मेजर लॉस हुआ है, भले आपके पास है नहीं है, व्यवस्था करके उतना उसको दे दीजिए अगर वो मांग रहा है तो। इससे क्या होता है, आपके अदृढ़ कर्म से मुक्ति मिल जाती है तत्काल। मतलब मान लो आप किसी को, आप गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी फोर व्हीलर से जा रहे हैं, आपके सामने कोई अचानक कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है। देखो ज्योतिष पढ़ने का मतलब यही है, ठीक है। प्रिडिक्शंस बात का विषय है, प्रिडिक्शन में तो महारथी बन जाओगे, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ज्योतिष क्यों सीख रहा हो, ये आपके लिए भी जरूरी है, आपके क्लाइंट्स के लिए भी जरूरी है। तो क्या हो रहा है, जब आपने किसी को, मान लो आपकी गाड़ी ने किसी को, हो गया धोखे से, टाइमली आप सॉरी बोलने से काम चल रहा है, सॉरी बोल दीजिए। वो कोई आपसे डिमांड कर रहे हैं अमाउंट की, तो उसको जो भी आपको ठीक लगता है कि भाई इतना इसकी गाड़ी गाड़ी ज्यादा मांग रहा है, तो पुलिस वुलिस भी बुला लो, लड़ भी लो। बट जो आपको जेन्युइन लगे, आपको लगे भाई आप कार से हो, तो आपको पता है ना कि आपने बाइक भी चलाई होगी, कार भी चला रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है सबको कि भाई इसका जेन्युइन कॉस्ट क्या है। वो आप उसकी कॉस्ट को जरूर पे करें, वहां जुगाड़ मत लगाएं। ये अद्रण कर्म से तुरंत मुक्ति है, साथ ही साथ सॉरी भी बोले ब्याज के रूप में, भले आपसे गलती नहीं हुई। और ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये काम करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, सब करते हैं। इससे क्या होता है, अद्रण कर्म से मुक्ति मिलती है। मतलब मैंने एक बात बोली थी, जो हम रोज की पूजा पाठ करते हैं वो अद्रण कर्म से मुक्ति करता है, लेकिन उसके, वो अद्रण कर्म से मुक्ति करेगा तो पूर्व जन्म का क्या काटेगा। जो अभी करना है उसको तुरंत रिजॉल्व करते हुए चलिए, कोशिश करिए हो ना, अगर हो गया धोखे से तो उसका जो भी प्रायश्चित शुल्क है उसको दे के आइए। ये करिए, ये करना चालू कीजिए। वो 10% मान लो, 20% मान लो, 50% आपकी इनकम का मान लो, ये भी एक प्रकार की जो है ना, ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित केवल पूजा पाठ, संकल्प और पूजा पाठ से, इन सब चीजों से नहीं होता है। प्रायश्चित जो घटना आपके सामने घटित हुई है और कोई व्यक्ति आपको पीड़ित लगा, आपने जो उसकी इंस्टेंट मदद करी, ध्यान में देते हुए कि इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, इसकी आवश्यकता कितनी, इसकी नीड कितनी है, जो आपने उसकी सामने सेवा करी, वो आपका प्रायश्चित कर्म है। उसी से प्रायश्चित हो गया दृढ़ कर्म का। लेकिन दृढ़ कर्म का प्रायश्चित नहीं होता है। दृढ़ कर्म के लिए बहुत लंबे समय तक आपको सेवा करनी पड़ती है, प्रायश्चित कर्म करने पड़ते हैं। मान लो किसी की डेथ ही हो गई, अब तो वो सामने नहीं है, अब उसकी फैमिली को आप क्या ही दे दोगे, तो 10 20 50 100 लाख भी दे दिए, और वो करोड़ों कमाने वाला बंदा था, तो उसका तो तब भी बहुत बड़ा लॉस हो गया ना। जिंदगी में पता नहीं वो कितना बनाता क्या करता, आपने 10 20 लाख दे भी दिए तो वो नहीं है, तो उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ता है। तो ओवरऑल क्या है, तो जो आपके हम जो प्रतिदिन के कर्म कर रहे हैं ऊपर नीचे, उनका जो प्रायश्चित है वो तुरंत कर लेना चाहिए, उसमें फिर हट नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये 6 हाउस है, ये आध्यात्मिक उसका फल था। तो अब एक बार और समझ लीजिए, कोई ग्रह अगर 6 हाउस में है तो उसका फल क्या होता है। अगर सूर्य 6 हाउस में है तो क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। गवर्नमेंट, कोई चीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपका शत्रु हो सकता है। अथॉरिटी से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो आपका शत्रु हो सकता है। मतलब सूर्य क्या है, अथॉरिटी है, लीडरशिप है, आपके ऊपर के लोग हैं, गवर्नमेंट है, इनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम लाइफ में आ सकती है। सूर्य 5th हाउस को ऑन करता है, जो 5वां भाव है, वो हमारे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूर्य 6 हाउस में होता है तो कुछ ना कुछ पेट विकार देता है, इसमें पित्त भी आ सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला, अगर सूर्य और मंगल 6 हाउस से संबंध बनाते हैं तो अल्सर तक की समस्या बन सकती है। अल्सर भी पुराने कई जन्मों का दप्त कर्म है, ठीक है। तो अल्सर तक, मतलब पित्त बहुत बढ़ेगा 5th हाउस में अगर सूर्य का प्रभाव है, उसमें मंगल को भी देखा जाता है, ठीक है। तो एसिडिटी, अगर बहुत नॉर्मल रूप से बोले तो एसिडिटी इशू यहाँ पे सन देता है। देखो 6 हाउस में जो भी प्लेनेट होगा, एटलीस्ट आप रोग को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि कम से कम, और हम करते भी, अपने खान पान में परिवर्तन डालते हैं, अपने डाइट को संतुलित करते हैं, अपने खान पान पे नियंत्रण करते हैं। जैसे डॉक्टर एडवाइस करता है वैसे, अब किसी को शुगर हो जाए तो जो डॉक्टर बताता है वैसा खान पान करते हैं नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं, करना चाहिए। पहली बात तो करना चाहिए। 6 हाउस के प्रभाव को कम करने के लिए 1st हाउस पे काम करना पड़ेगा। 6 हाउस के प्रभाव को कम करने के लिए, 6 हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए 1st हाउस पे काम कर, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल पे आपको काम करना, कि आपकी बॉडी को, आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट कर रहा है।
आपकी बॉडी को, आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट कर रहा है। तो कभी कभी लोग आईफा में जाते हैं तो पूछते हैं भाई हमारे ये फलाने कौन सा कपड़ा पहन के गए हैं। तो उनका जो डिजाइनर्स हैं वो कह रहे हैं सर मैम इन्होंने ये कपड़ा पहना, मेरे को इनसे भी अच्छा कपड़ा बना के दो, इनसे भी बढ़िया बनाओ, मैं दिखनी चाहिए। होता नहीं होता है, बताइए। पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है, अपने हेल्थ पे काम करना पड़ता है, आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है उस पे काम करना पड़ता है, आपकी बॉडी टाइप क्या उस पे काम करना पड़ता है, क्या चीज आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्या चीज आपकी बॉडी मना कर रही हो उस पे काम करना पड़ता है। आपको अपने लाइफ स्टाइल, थॉट, बिहेवियर पे काम करना पड़ता है, बिहेवियर पे काम करना पड़ता है। और बिहेवियर में अगर सूर्य 6 हाउस में है तो बिहेवियर में क्या चेंज करना है। अहम नहीं रहना चाहिए आपके बिहेवियर, ईगो नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ा सूत्र दिया है हमने आपको, किसी भी भाव को सही करने के लिए उसके 6 भाव पीछे चले जाओ। 6 हाउस जो उसके पीछे वाला आएगा वहां पे जब काम करेंगे तो उसका 6 हाउस अपने आप सही हो जाएगा। डोमिनेंस भी आता है, बहुत बढ़िया आदित्य जी, बहुत बढ़िया। डोमिनेंस भी आता है। और पता है क्या है, 6 हाउस में जब सूर्य होगा तो लीगल विक्ट्री चाहिए, कोई जुगाड़ नहीं चाहिए। लीगल विक्ट्री, अगर हम कैपेबल हैं, हम अगर इसके हकदार हैं तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। डेट्स इट, हमें कोई जुगाड़ नहीं चाहिए। अगर आपने कोई लीगल विक्ट्री नहीं ली तो आगे चल के क्या होगा फिर, आपके ऊपर कोई केस बन जाएगा, आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ग्राउंडेड रह सकते हैं सूर्य अगर 6 हाउस में हो तो। समझ में आ रही है बात, आपके दिमाग में जा रहा है। मतलब पता है क्या है, 6 हाउस आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है, आपको अपने पर्सनैलिटी पे काम करके इसको रिजॉल्व करना, अपने बिहेवियर पे काम करके इसको रिजॉल्व करना। अपने बिहेवियर पे काम करना, आपको अपने व्यवहार पर काम करना है, खुद पे काम करना है, संयम बरतना है। तभी 6 हाउस पे विजय प्राप्त करने के लिए फर्स्ट हाउस पे काम करना पड़ेगा। जब फर्स्ट हाउस पे काम होगा 6ठे भाव पर विजय प्राप्त हो जाएगी। और फर्स्ट हाउस पे कैसे काम होगा, 5th हाउस से। आपको पता है किसी भी हाउस का जो सक्सेसर वर्जन है, जो भाग्य का वर्जन है, उसका 9th हाउस होता है। तो फिफ्थ का 9th हाउस कौन सा होता है, फर्स्ट हाउस। ध्यान रखना, आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन तब आएगा जब पुण्य का लेवल बढ़ता जाएगा। लिख लीजिए, बिना पुण्यों के बढ़े फर्स्ट हाउस पर रिफ्लेक्शन नहीं आता है। और 9th हाउस का रिफ्लेक्शन कहां पे जाता है, 9th का रिफ्लेक्शन 5th पे जाता है। 9th हाउस का जो रिफ्लेक्शन है वो 5th पे जाता है, और 5th का रिफ्लेक्शन फर्स्ट पे जाता है, और फर्स्ट का रिफ्लेक्शन 9th पे जाता है। सोचने वाली बात। पहला भाव बढ़िया अगर हो गया तो 9वां भाव ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा, 5वां भाव बढ़िया हो गया तो पहला भाव बढ़िया हो जाएगा। तो हर भाव से 9th हाउस उसका भाग्य होता है। मतलब देखो, दो चीजें होती हैं, जो चीज आपको चाहिए वो 10th हाउस के रूप में मिलेगा। जो व्यक्ति बहुत पैसे वाला होता है वो हर जगह प्रॉफिट देखता है, कंजूस व्यक्ति देखता है भाई हमने 10 रुपए लगाए तो हमें मिल क्या रहा है। तो सेकंड से 10th हाउस जब देखोगे तो 11th हाउस आता है। सेकंड हाउस से जब आप 10th हाउस देखेंगे तो 11th हाउस आता है। आता है नहीं आता है, आता है। जिस हाउस से आप 10th हाउस देखेंगे वो आएगा। भाई आपको घूमने टहलने का मन हो, घर छोड़ने का मन हो, दूर जाने का मन हो, तो खर्चा होगा, पैसा जाएगा। कभी कभी लोग घर भी शिफ्ट करते हैं तो लाखों रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। घर शिफ्ट करने में केवल 1,00,000 1,50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, 3rd हाउस से 10th हाउस। लेकिन जो चीज आप जन सेवा के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन 9th हाउस के रूप में मिलता है। आपने धर्म किया ना, दूसरों के लिए किया ना, सोशल वर्क किया ना, अपना अहम छोड़ के किया ना। मतलब अहम का नाश मतलब 10th से 9th, 12th। तो जो चीज आपने बिना चाहने के लिए करी, बिना इच्छा से करी, दूसरों के लिए करी, वो 9th पे ट्रिगर होती है। समझ में आ रही है बात, कुछ दिमाग में जा रहा है। और जो चीज आप किसी इच्छा से करते हैं वो 10th हाउस पे ट्रिगर होती है। ये फैक्ट है, ये एस्ट्रोलॉजी बताना आपको चाहते। तो एक बात ध्यान रखना, अगर सूर्य आपके 6 हाउस में है तो क्या करना है, ईगो कम करना है, लीगल विक्ट्री की तरफ बढ़ना है। चंद्रमा अगर है तो क्या होगा। अब आप में से कोई कहे सर चंद्रमा नहीं, कोई ग्रह नहीं, भाई राशि पड़ी है, कोई देख रहा है, ऐसे ले लो। 3 4 बैठे हैं तो चारों को ले लो, जितने ग्रह ज्यादा उतना षडदोष ज्यादा, सिंपल। कब आएगा उनका रिजल्ट, जब दशांतर दशा आएगी तब उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोई नहीं देख रहा, बहुत बढ़िया है। अगर चंद्रमा है तो क्या होगा, मानसिक रोग की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों, कितनी बढ़ेगी, जितना पूर्व जन्म का कर्म है। और एक बात, माँ से संबंधित कार्मिक डेप्थ है, इसलिए सूर्य है, पिता की सेवा किसी भी कीमत में मत छोड़ना।
पुत्र की सेवा करना मत छोड़ना। इवन पिता कभी पुत्र की सेवा नहीं करता है, लाइबिलिटी होती है, बट ये मान के चलना कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो पूर्व जन्म के कर्म का प्रभाव है, क्योंकि 6 हाउस में सन है। और इसमें क्या आ सकता है, इमोशनैलिटी। इमोशन एक शब्द है, उसका त्याग कभी मत करिए। आपके सामने कोई रो दे, बिक जाओ, लेकिन उसकी हेल्प करो। ये बहुत बड़ी रेमेडी है 6 हाउस के लिए। इमोशन लेस नहीं होना। आपके पास नहीं है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस रूप में कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हुए उस फॉर्म में करने का प्रयास करिए, उस फॉर्म में करने की कोशिश करिए। समझ आ रही है बात? अंडरस्टैंड? ठीक है। चंद्रमा, इमोशन का त्याग नहीं करना, इमोशन लेस नहीं होना है। आपके सामने अगर किसी के आंसू आ गए तो आपको एटलीस्ट प्रयास करना है कि हो सकता है हम पूरे आंसू ना पहुंच पाए, जितना मेरे से हो सकता है उतना एटलीस्ट करना है। या तो मदर के प्रति, या तो माँ के समान कोई स्त्री है उसके प्रति आपके डेप्थ कर्म। मंगल जब यहाँ पे आता है तो आपको रक्त विकार दे सकता है। हाँ, इमोशनल सपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी का कंधा भी बन सकते हैं, बट एक लिमिट में। ये ध्यान रखने की जरूरत है, लिमिट में। देखो, चंद्रमा नीड है, जरूरत है। अगर आपको लग रहा है किसी चीज की व्यक्ति को जरूरत है तभी दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। कितना दें, जितना जरूरत है, जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। फिर मंगल क्या है, मंगल रक्त विकार देगा और बार बार मल्टीपल सर्जरी का योग बनाता है। ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ती है किसी भी तरीके से। तो मिलिट्री और लीगल करेज से थोड़ा आपको संभल के चलना चाहिए, बच के चलना चाहिए। लीगल करेज रखनी है। मिलिट्री में जाने का भी योग है भाई। सेवा इस तरीके से भी कर सकते हो, उसकी फॉर्म को ही आपने जोड़ लिया। मान लो 6 हाउस में चंद्रमा है, आप साइकोलॉजिस्ट बन गए और आप उसको जॉब ना समझ के सेवा समझ के कर रहे हो, कर्म कट गए आपके। आपके कर्म कट गए। कर्म काटने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज अलग से करें। अगर आपके प्रोफेशन में भी वो चीज यूज हो सकती है तो वहीं से करें, वो ज्यादा बेस्ट होगा। जितनी भी प्रकार की मेडिसिन हैं वो भी मून है। तो अगर कोई व्यक्ति की आप दवाई में हेल्प कर रहे हैं, किसी की दवा करा रहे हैं, तो भी चंद्रमा का उपाय है। कोई डॉक्टर है तो दे दे, कोई पीड़ित लग रहा है दवा ऐसे ही, तो उसके लिए क्या बहुत बड़ी बात है। 10,000 की दवा उसके लिए 2-4 हजार की होगी, ज्यादा से ज्यादा। कर दी, हेल्प हो गया, चंद्रमा सही, चंद्रमा बैलेंस हो गया। आप क्या दे सकते हैं, आप देखिए, अपनी कैटेगरी बनाइए। तो कभी कभी हम कोई प्रोफेशनल लाइफ में भी, मान लो आप कोई कहीं जॉब कर रहे हो, कोई फीमेल वहां पे आती है और वो माँ के समान आपकी आती है, उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प कर दीजिए, एक्स्ट्रा थोड़ी केयर कर दीजिए, एक्स्ट्रा थोड़ा इमोशनल सपोर्ट कर दीजिए। भाई फॉर्म हम नहीं भर पा रहे, आप भर दीजिए, बैंक में जॉब कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा में आ गया ना। आपकी ड्यूटी नहीं थी, आपने अपनी ड्यूटी को ध्यान में देते हुए कि भाई इससे हमारी पब्लिक का काम नहीं रुकेगा, आपने उनका कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट कर दिया, हो गई सेवा। ऐसे भी कर्म कटेंगे। तो मंगल जब होता है तो मंगल और क्या क्या दे सकता है प्रॉब्लम के रूप में? रक्त विकार दे सकता है। और क्या दे सकता है? कॉन्फ्लिक्ट नेचर डेवलप करता है, लड़ाई झगड़ा। सुनने वाला नहीं होता है, सहने वाला नहीं होता है व्यक्ति बहुत जल्दी। मंगल सपोर्ट का नाम है, इम्पेशंस भी कह सकते हैं, बट सपोर्ट। छठे भाव में मंगल आने का मतलब ये है, आपको कि कोई व्यक्ति ऐसा लगे कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा है और उसको किसी के साथ की जरूरत है, आप खड़े हो जाइए। मंगल का उपाय, मंगल 6 की रेमेडी है। किनके लिए खड़े हो जाइए? मंगल मान लो 6 हाउस में बैठा है, किसी हाउस का लॉर्ड होगा। 11th हाउस का लॉर्ड है तो मित्रों के लिए खड़े हो जाइए। 7th का लॉर्ड है तो अपनी पत्नी के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए खड़े हो सकते, या कोई भी रैंडम पीपल उसके लिए भी खड़े हो सकते हैं। कोई जेन्युइन है, आपके सामने मारा जा रहा है, कोई 10 लोग मिलके एक व्यक्ति को मार रहे हैं, तो आप बचाइए जाके, उनको सपोर्ट करिए। भाई क्यों कर रहे हो ये सब? मंगल रेमेडी। हाँ, 2-4 पड़ गए कोई बात नहीं, पूर्व जन्म के कर्म कट गए आपके। बचाने में पड़े हैं ना, लड़ने में तो नहीं पड़े हैं। सपोर्ट सिस्टम एक्टिव करिए, ठीक है। बुध क्या है? नर्व संबंधित, वेन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, नसों की बीमारी होती है। आपका ब्रेन जो है, उसकी जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज हैं वो भी मरकरी नियंत्रित करता है। नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम कह सकते हैं, जितने भी तरीके की, वो सब मरकरी के अंतर्गत है। एक बात ध्यान रखना, छठे भाव का संबंध मरकरी से बनाओ, चाहे छठे लॉर्ड का संबंध मरकरी से बनाओ, आपके शब्द से शत्रुता होगी। इसलिए बहुत ही संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिव वॉइस को नेग्लेक्ट करें, खत्म करें, उनका क्षय करें। वर्ड से एनिमीज बनना, देख भी रहा तो भी प्रॉब्लम है भाई, बचिए। आपकी जिह्वा से शत्रु बनेंगे। जिस हाउस का लॉर्ड बना है उनके लिए अच्छे शब्द बोलिए, प्रशंसा करिए।
प्रशंसा वैसे शुक्र से होती है, प्रशंसा मरकरी से नहीं होती है। मरकरी से क्या होगा? अच्छा बोलिए, ये भी सेवा है, अच्छा बोलना भी सेवा है, किसी की प्रशंसा करना भी सेवा है, कोई आगे बढ़ रहा है उसको इनकरेज करना भी सेवा है। मंगल का रेमेडी है ये। आप किसी की पीठ थपथपा रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल से, सेवा है। साहस बढ़ा रहे हैं, सेवा है। किसी का साहस बढ़ाया आपने आपकी लाइफ में, सिक्स हाउस के मंगल का उपाय कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, अलग से दिया बाती फूल पत्ती चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। जब आपका एस्ट्रोलॉजर कोई बात बोल भी रहा है ना, तो उसको आप समझो। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, ग्रह कुछ नहीं करते, ग्रह भाषा है, करना हमें है। हमारे कर्म का ही रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर आ रहा है। ग्रह बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने शब्दों में कि भाई आपने क्या उटपटांग किया होगा जिसका फल अभी आप भोग रहे हो, या अच्छा किया था जिसका आप रिवर्ट ले। तो छठा भाव या तो आपको प्रॉब्लम देगा और या तो आपको प्रसिद्धि देगा, टॉप पे लेके जाएगा। तो ऐसे लोग तो आपके पास कम ही आएंगे। जिसका छठा भाव बढ़िया चल रहा है वो आपके पास क्यों आएगा? आएगा आपके पास तो यही आएंगे जो समस्या से ग्रसित है, परेशानी में है। सिक्स हाउस मरकरी छठे भाव में जब बृहस्पति होता है, एक बात बताएं और ऐड कर दें क्या इसमें? मरकरी जब सिक्स हाउस में होता है तो लाल किताब ऐसा करती कहती है पंछियों को नहीं खाना चाहिए, उनकी फीडिंग होनी चाहिए, उनको खिलाने के लिए बने हो, खाने के लिए नहीं बने हो। एटलीस्ट पंछी मत खाइए। और जुपिटर के केस में तो यहां तक बोला गया है चिकन मत खाइए। छठे भाव में अगर जुपिटर हो और अप्रत्याशित मोटापा बढ़ रहा हो या मोटापा बढ़ रहा हो, छठे भाव को जुपिटर देखता भी है तो भी ये समस्या देता है, ठीक है। और छठे भाव में जुपिटर होता है तो भी ये समस्या देता है। अगर मोटापा बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। मतलब ऐसा बोला जाता है जब जुपिटर सिक्स हाउस में हो तो बहुत बटर ऑयल इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जिसको हेल्दी ऑयल कह सकते हैं, हेल्दी बटर कह सकते हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। इवन यहां तक बोला गया शास्त्रों में कि सिक्स हाउस में जुपिटर हो और एक्स्ट्रा फैट बढ़ रहा हो, चीजें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज बढ़ रहे हो, तो आपको नॉनवेज भी छोड़ देना चाहिए। बट वो अपने अपने ऊपर है। बट मैं यहाँ पे बोलूंगा मरकरी सिक्स में हो, पंछी मत खाइए, उनको फीड करिए, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों को काट देगा। और जब जुपिटर यहाँ पे आता है तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसको भी ब्रेक करता है। डाइजेशन बहुत अच्छा अगर आपका नहीं हो रहा है तो भी बृहस्पति का प्रभाव है। डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होता, खाने के बाद या बिना खाए पित्त बहुत बढ़ता है, जलन बहुत होती है, इसका मतलब सूर्य में प्रॉब्लम। आपकी जो आंतें हैं उनका संबंध जुपिटर से होता है। आपका जो लीवर है, मुख्य जो पार्ट है, जो फिल्टर करता है सभी चीजों को, है ना, जो भी आप खाते हैं, जो मेन चीजें, जो मेन डाइजेस्ट करता है, लीवर भी तो जुपिटर का ही पार्ट है। एक बात और बताएं, इसको बहुत पॉजिटिव पॉइंट बोला गया है। जुपिटर सिक्स हाउस में हो, सिक्स हाउस को देख रहा हो, इस बात की श्योरिटी है पूर्व जन्म के सभी कर्मों से मुक्ति इस जन्म में मिल जाएगी। लिख लो इसको। कब इसकी संभावना सबसे ज्यादा बढ़ेगी? जब दशांता दशा में एक्टिव होगा। कोई कहे नहीं पूरी दशा ही मेरी एक्टिव नहीं होने वाली है सर, तो फिर अंतरदशा में देखा जा सकता है, वो दे देगा मुक्ति। कैसे देगा? रोग के रूप में दे देगा, कुछ भी करेगा बट दे देगा। आपके पूर्व जन्म के कोई भी डेप्थ कर्म को रहने नहीं देता है जुपिटर। अगर सिक्स हाउस से किसी भी तरीके का रिलेशन बिल्ड करता है, नहीं रह सकता है 100%। आपके पूर्व जन्म के सभी कर्मों से मुक्ति केवल अकेला जुपिटर यहाँ पे देता है। छठे में बैठा हो, छठे को देख रहा हो, छठे भाव के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए हो, छठे भाव में उसकी कोई राशि पड़ी हो। लेकिन सबसे अच्छा बोला जाता है जब वो देख रहा हो या प्लेस्ड हो। बाकी और जितनी संभावनाएं वो भी असरदार है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है। मतलब वो इतना तेजी से, उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोसेस उसका लंबा है। बट अगर वो बैठ जाए, देख ले, गारंटीड है, निश्चित। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, तुम कितने भी। और एक बात देखने को मिलती है, जो जिनका जुपिटर सिक्स हाउस को देखता है, सिक्स हाउस में प्लेस्ड होता है, वो बचपन से बहुत बिगड़ैल होते हैं। लिख लो, नोट डाउन करके। पूर्व जन्म का जो प्रभाव होगा वो बचपन से उतने ही बिगड़ैल देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी लाइफ आगे चल के सुधरती चली जाती है। वो उतना ही उनके अंदर एरोगेंस देखने को मिले। ये मतलब अगर आप किसी को बोलना भी चाहें, बताना भी चाहें, प्रिडिक्ट करना चाहें, तो आप देख लीजिएगा, जन्म से उस व्यक्ति के अंदर एरोगेंस होगा, जन्म से जितने तरीके के कुकर्म होंगे सब कर लेगा वो।
जन्म लेते ही होंगे, मतलब कुछ उससे बचेगा नहीं, सब करेगा, सब कुछ फील कर लेगा सारे, मतलब ऐसे लोगों को बोला जाता है भाई सारे नदियों का जल पी के बैठा है, कोई कर्म बचता नहीं है। दुनिया ऐसे कहती है यार ये तो, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, बंटाधार है, लेकिन वो व्यक्ति कब उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये अकेला केवल जुपिटर करता है। अब क्या करना, कुछ नहीं करना है, वो खुद करेगा कुछ नहीं करना है। तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर 6 हाउस से संबंध बनाता है तो यह आपको हर प्रकार के कर्म से मुक्ति दे देता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम दे सकता है, मोटापा दे सकता है, कुछ भी ऊपर नीचे आपकी बॉडी से रिलेटेड अगर हो रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट करिए, जितना आप कर सकते हैं उसको चेंज करने का प्रयास करिए। अपने खान पान को, अपने डेली लाइफ को, अपनी अपने बिहेवियर पे काम करिए, अपनी जितनी भी चीजें हैं उस पर काम करिए, करते 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 करते, और आपका देखेंगे बिहेवियर बदलता जाएगा, चीजें बदलती जाएंगी, टॉक बदलता जाएगा, लाइफ स्टाइल बदलती जाएगी, और यही आपको रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेगा। और जितनी आपकी एज होती जाएगी उतनी आप में मेच्योरिटी, प्रायश्चित, इन सब चीजों का जन्म होता रहेगा, और उतना ही आपके कर्म जो है वो करते चले जाएंगे। तो इस बात की श्योरिटी होती है जब जुपिटर 6 हाउस को देखता है या 6 हाउस में प्लेस्ड होता है, उस व्यक्ति का ये जो जन्म होता है वो हर प्रकार के कर्म को काट देता है। एक बात मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, नोट करके लिखिएगा, टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप में दोष नहीं है, आप किसी की गलती नहीं देखते हो, चुगली नहीं करते हो, जितने तरीके के गलत काम बताए गए हैं ना जिससे कोई भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है, दुख मिल सकता है, वो सारे काम आपके द्वारा नहीं होते हैं। आप किसी को बहुत जज नहीं करते हो, एक्सेप्टेंसी आप में बहुत है। 6 हाउस की एक प्रॉब्लम बताएं क्या होती है, जज बहुत करता है आदमी, मैं इसके लिए ये कर रहा हूं तो ये मेरे लिए कब करेगा, क्या करेगा। अगर ऐसा भी आपके दिमाग में नहीं होता है, इसका मतलब पूर्व जन्म के बहुत ज्यादा कर्म दूषित नहीं है आपके, आपको टेंशन लेने की जरूरत। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये सब चीजों का प्रवाह ज्यादा है तो आपको अलर्टेशन में जाने की जरूरत है, अपने पे काम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है जुपिटर अगर देख रहा है तो ही वो वही लोग निकल पाएंगे, कोई भी व्यक्ति इन चीजों से निकल सकता है। जुपिटर वाले व्यक्ति को खुद से कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, बाकी लोगों को इस पे काम करना पड़ता है, वो भी निकल जाता है। जुपिटर वालों को श्योरिटी मिल जाती है थोड़ी, उनकी लाइफ में कोई गुरु मिल जाएगा, कोई बुक मिल जाएगी, कोई जीवन दिखाने वाला कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कोई ना कोई लाइफ में ऐसा आएगा जो इंस्पायर करेगा और उससे उनकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन अन्य लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, अन्य लोगों के लिए, बट उनके लिए भी संभव है। ठीक है, तो जुपिटर के बाद शनि, तो आपको अपने बिहेवियर पे बहुत काम करना पड़ेगा अगर जुपिटर 6 हाउस में है तो। ये ध्यान रखिएगा, आपके मन क्रम वचन से, किसी भी प्रकार से, आपके बिहेवियर से, आपकी एक्टिविटी से, आपकी पर्सनैलिटी से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। रेट्रो हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, सब ठीक है। ठीक है, रेट्रो है तो थोड़ा सा मतलब डेप्थ कर्म ज्यादा है, तो ऐसे लोग को, अगर देखो केवल डायरेक्ट है तो खुद पे केवल काम करने की जरूरत है। ठीक है, अगर रेट्रो है, डायरेक्ट है तो खुद को बदलने की जरूरत है, ध्यान रखिए, डायरेक्ट है जुपिटर तो खुद को बदलने की जरूरत है, और अगर रेट्रो है खुद को बदलने के बाद कई लोगों को बदलने की जरूरत है। इंस्पिरेशन बनना है आप, नोट डाउन करके लिख लीजिए, आपको इंस्पिरेशन बनना है, आपको देख के लोग बदलने चाहिए, उस लेवल पे भी जाना है। ये रेट्रो प्लैनेट की रेमेडी है, इंस्पिरेशन बनिए। मतलब मान लो जैसे चंद्रमा 6 हाउस में था, चंद्रमा तो रेट्रो हो नहीं सकता, चंद्रमा को हटा ही दीजिए, मंगल रेट्रो हो सकता है। ठीक है, 6 हाउस में बैठा है, 6 हाउस को देख रहा है, रेट्रो है। अगर रेट्रो नहीं है तो क्या, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आप बस आपके द्वारा लोगों को आप करेज देते रहें, लोगों को जो भी हो सके देश के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, सेना में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आप कोई हेल्प कर पाए तो करते रहिए, पोस्ट वोस्ट डाल दीजिए, रिकॉग्निशन दे दीजिए, किसी भी तरीके का जो आपसे बन पड़ता है वो आप करिए। मंगल से संबंधित जो भी लोग हैं उनको आप किसी भी तरीके से उनकी हेल्प करिए। ठीक है, अगर रेट्रो हो गया तो इंस्पिरेशन बनना है, मतलब आप खुद तो हेल्प कर रहे हैं, आप उससे कई लोगों से और हेल्प करवा भी रहे हैं, आपका एफर्ट उधर भी जा रहा है। मंगल की रेमेडी बहुत अच्छी लिख लीजिए, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, जो अपाहिज लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, जिनकी बॉडी सही नहीं है, फिजिक्स जिनकी ठीक नहीं है, सही से चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, जिनको हम अपाहिज बोलते हैं,
भगवान ना करे किसी को ऐसा कष्ट हो, वो मंगल की श्रेणी में आते हैं। इनकी हेल्प करने से मंगल अच्छा होता है। तो मैंने रेट्रो के लिए एक बात बोली है, रेट्रो कोई प्लेनेट डायरेक्ट है तो वो चीज केवल अपने लिए करनी है, रेट्रो है तो लोग खड़े करने हैं, ऐसे होता है, बस इतना ही है। कोई भी प्लेनेट डायरेक्ट है तो आपकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो कर सकते हैं करें। रेट्रो हो गया है तो बहुत लोगों से करें, होगा 100% होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला है पराशरी ज्योतिष में, जो प्लेनेट रेट्रो होता है उसके पास पावर ज्यादा होती है। तो मतलब आप केवल और केवल खंबे नहीं है, आप एक ट्रांसफार्मर है, कई घरों में बिजली जा सकती है। जितना आप बटेंगे उतना आपको मिलेगा। ये रेट्रो प्लेनेट की विशेषता है। तो हम रेट्रो को कैसे लेते हैं, अरे सर मेरी कुंडली में ये पर्टिकुलर प्लेनेट रेट्रो, ये तो अच्छा ही हो गया। अच्छा कुछ नहीं है, अच्छा खराब अलग विषय है। रेट्रो होने का मतलब उसके पास अच्छा करने की भी पावर ज्यादा है और खराब करने की भी पावर ज्यादा है। खराब करने पे आएगा तो भी पावर ज्यादा है, अच्छा करने पे आएगा तो भी पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा है इसका मतलब क्या, बट ये और लोग इनकरेज हो सकते हैं, आपके पास पोटेंशियल है, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जो प्लेनेट रेट्रो हो रहा है। अब बृहस्पति के बाद शनि की अगर हम बात करें, शनि, तो बृहस्पति के केस में काफी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, बिहेवियर से बहुत प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। बट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा, आप खा भी नहीं पाएंगे। कभी कभी कुछ लोग तरस जाते हैं अच्छा खाने के लिए, डॉक्टर ने मना कर रखा है, मेडिसिन ऐसी चल रही, तो हो रहा है प्रायश्चित उसका। समझ में आ रही है बात। तो कभी कभी रोटी बंद हो जाती है, चावल बंद हो जाता है, जो आपकी सबसे फेवरेट डिश है वो भी मना कर दिया जाता है, भाई आप नहीं खा पाओगे। उसको एक्सेप्ट करना रेमेडी है। शनि क्या देता है, क्रॉनिक इलनेस देता है, लंबी बीमारी और असाध्य रोग शनि देगा। असाध्य रोग, जहां पे आप सेवा कर रहे हैं, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कार्मिक डेप्थ होती है, कार्मिक डेब होगा उससे रिलेटेड। सर्विस कर्मा बोलते हैं इसको। शनि जब 6 हाउस में हो, उस व्यक्ति का सुधार संघर्ष से ही होगा, ज्ञान देने से नहीं होगा। वो समझाने वाला व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना। शनि जिसका 6 हाउस में होता है वो ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं है, वो जितना स्ट्रगल करेगा उतना उसको समझ में आएगा। इसीलिए जब 7.5 किसी के ऊपर लगती है तो वो व्यक्ति जितना स्ट्रगल करता है उतनी उसकी बुद्धि खुलती है। ज्ञान देने से बुद्धि नहीं खुलती है, स्ट्रगल करना। और शनि का उपाय यही है, एक्सेप्ट करो जो तुम्हारे साथ हो रहा है। क्रॉनिक इलनेस देगा, क्रॉनिक डिसीज देगा शनि, यहाँ पे लंबी बीमारियां देता है। तो कभी हम जब इसमें आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें एक पॉइंट आएगा कि जब भी किसी व्यक्ति को बहुत क्रॉनिक डिसीज होती है तो 6 हाउस या 6 लॉर्ड के साथ शनि का भी इन्फ्लुएंस होता है, एनी हाउ किसी भी तरीके। और अगर नहीं हो रहा है तो वो बीमारी बहुत लंबी नहीं चलेगी, भले आपका आज डायग्नोज हुई है सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो जिन बीमारियों में लगभग मृत्यु ही नसीब होती है, 10-20 साल ही लग जाते हैं, उन बीमारियों का जो संबंध है वो शनि से होता है। बेड पे ही पड़े रहोगे, ठीक है, ये सब चीज। संघर्ष से सुधार होता है। शनि भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन ये गैस बनाता है, ज्वाइंट इश्यूज देगा, ज्वाइंट पेन देगा, वात बनाएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मतलब कभी कभी वात इसका प्रभाव ऐसा होता है, सर पे चढ़ जाता है, चेस्ट पे चढ़ जाता है, पैरों पे चढ़ जाता है, होता है बहुत लोगों के साथ वात रोग होता है। वात इश्यूज बहुत होंगे, मतलब गैस इश्यूज बहुत देखने को मिलेंगे, वो सो भी ना कर पाए पूरी रात। ऐसे लोगों के को एक रेमेडी दी जा सकती है, जिसका 6 हाउस में शनि हो या जिसका शनि 6 हाउस को देख रहा हो। ऐसे लोगों के लिए रेमेडी है, ये है कि फास्टिंग बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यास्त के बाद ऐसे लोग अगर भोजन ना करें तो बहुत ही बढ़िया उपाय है इनके। वो एक फास्टिंग है ना, जिसमें 8 घंटे खाना है, 16 घंटे पेट को खाली रखना है, और या जितने भी प्रकार के व्रत हैं, उपवास हैं, वो रखने से, नेचुरल चीजें खाने से, और तड़का मसाला इन सब चीजों से दूर रहने से, रॉ खाने से, थोड़ी अपनी परवाह करने से कंट्रोल पाया जा सकता है। आलस को छोड़ने से, प्रमाद को छोड़ने से, डिसिप्लिन लाइफ में ऐड करने से, लाइफ में डिसिप्लिन ऐड करने से। इनकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होती है, लाइफ में डिसिप्लिन, कभी भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कभी भी चले कहीं भी चले जा रहे हैं, तो इनडिसिप्लिन देखने को, सोने का कोई टाइम निर्धारित नहीं है। तो इन सब चीजों पे काम करके शनि के प्रभाव को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है।
एक बात मेरी नोट करके रख लीजिएगा, मनुष्य का जन्म केवल भोगने के लिए नहीं है। आप पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको ये जन्म मिला है, ठीक है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा से मिला है। पूर्व जन्म के कर्म तो काटने ही हैं, लेकिन नए कर्म बनाने का भी आपको अधिकार मिला है। यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री विल, जिससे आप अपने नए कर्म का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके सामर्थ्य, आपके प्रयत्न, आपके होश में आने का ये प्रभाव होगा कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है उनको सेकंड्स नहीं लगेगा नष्ट होने में। वो साल, 2 साल, 4 साल में आपकी बहुत बड़ी हिम्मत से कट सकते हैं। लेकिन उनके लिए सही मार्गदर्शन चाहिए होता है, सही व्यक्ति चाहिए होता है, सही दिशा चाहिए होती है, सही रूपरेखा चाहिए होती है। इसलिए हमें हमारी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके गुरु बना लेना चाहिए। इट्स अ रेमेडी, लिख लीजिए। जब तक गुरु आप नहीं बनाएंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किस लेवल पे? प्रोफेशनल बात अलग है, प्रोफेशनल भी गुरु होते हैं, जो बहुत टॉप पे हैं उनका भी कोई गुरु है। जो प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं बहुत टॉप पे, उन्होंने भी अपना कोई आइडियल बनाया, कोई गुरु बनाया। तो अगर आपको अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति चाहिए और नए कर्म बनाने हैं, तो जल्दी गुरु बनाओ। भगवान से प्रार्थना करो कि कोई सही गुरु आपको समझ आए, ठीक है। और शनि जब यहाँ पे होता है तो संघर्ष से सुधार देता है, क्रॉनिक डिसीज देगा, इलनेस देगा, पेन देगा, सीवियर गैस्ट्रिक इश्यूज देता है शनि यहाँ पे। तो अपनी लाइफ स्टाइल में डिसिप्लिन ला के, रॉ खा के, ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करके, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल डाइट लेके आप शनि को नियंत्रित कर सकते हैं। और ये चीजें होती कहाँ हैं? होती हैं क्या? मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है जिसको शुगर है, उसकी मीठा खाने की या जो चीजें छोड़ने के लिए बताई जाती है, उसकी क्रेविंग और बढ़ जाती है। यही पूर्व जन्म के पाप कर्म। मैं अभी नहीं ये बात करूंगा, बीएनएन में ये बात करेंगे कि केवल मीठा खाने से, केवल ये सब चीजें करने से डिसीज नहीं होती है। डिसीज हमारे भीतर जितने षड्दोष होते हैं उनकी वजह से होती है। इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। हमारे अंदर जितने प्रकार, जितने षड दोषों का प्रभाव होगा, उसी लेवल की डिसीज होगी। डिसीज ऐसे नहीं होगी, कुछ भी खाने से पीने से डिसीज नहीं होगी। डिसीज कैसे होगी? जितने हमारे भीतर षड दोष होंगे, उसी स्तर की डिसीज होगी, उसी स्तर की डिसीज। इसीलिए हमारे यहाँ वीनस का बहुत अच्छा रेमेडी बताएं, क्या बताई गई है? शुक्र की, शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी बताई गई है, अतिथि की सेवा करना। ये जो लोगों का खून सूख जाता है, यार ये चले आए, इनको बना के खिलाना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। जो हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उनकी सेवा करने से वीनस स्ट्रांग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किडनी से रिलेटेड इश्यूज ना हो, आप चाहते हैं कि आपको शुगर इश्यूज ना हो, तो आपको अपनी भोगवादी मनोकांक्षाओं पे संयम लगाना पड़ेगा। खाने की बजाय खिलाने पे कंसंट्रेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता होगा कोई रोग। शुक्र खिलाने का नाम है, खाने का नाम नहीं है। शुक्र की राशियां देखो कहाँ कहाँ पड़ी हैं। 7 नंबर में पड़ी है, 2 नंबर पे पड़ी है, एक 12 नंबर पे पड़ी है। भाई आप कमाते हो किसके लिए? फैमिली के लिए, परिवार के लिए। आप खुद के लिए कहाँ कर रहे हो? 7 नंबर, रैंडम पीपल, कोई आ गया आपके घर में, कोई भी भिक्षा मांगने आ गया, कोई ऐसे रैंडम पर्सन आ गया। बहुत लोग निष्णात हैं। शुक्र का उपाय जानते हैं क्या है? जिसको खाने से ज्यादा खिलाने में इंटरेस्ट हो गया, कमाने से ज्यादा कमवाने में इंटरेस्ट हो गया, उसके शुक्र की रेमेडी होगी। इसीलिए जो बहुत हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं, वो दूसरों को गिफ्ट्स बहुत देते हैं। गिफ्ट्स का संबंध शुक्र से है। शुक्र हमेशा ये बताता है भाई अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियो। जुपिटर ये बात बताता है कि अपने लिए जियो, अपने को संयमित रखो, अपने पे काम करो। लेकिन शुक्र कहता है भाई दूसरों की इच्छाओं का ध्यान जब जिस दिन आप रखना चालू कर देंगे, उस दिन मुझे नहीं लगता। ये सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। जो आपके यहाँ अतिथि आ रहे हैं उनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो शुक्र की बेस्ट रेमेडी है ये। और किस स्तर की होनी चाहिए? भगवान ने जो आपका स्तर बनाया है, ये नहीं कि वो जल्दी ज्यादा अच्छा खिला देंगे तो ज्यादा दिन डेरा लग जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं भाई थोड़ा खाना वाना थोड़ा हल्का खिलाओ, नहीं तो पड़े रहेंगे यहीं पे। और ये चीज मैंने संतों से सीखी है, हमारे गुरु जी से सीखी है, ठीक है, संतों से सीखी है बात। शुक्र की रेमेडी है भाई ये। लक्ष्मी की कृपा वहीं देखने को मिलेगी जहां पे अतिथि अभ्यागत में निपुणता आएगी। लेने से ज्यादा देने में, रखने से ज्यादा बांटने में आपको इंटरेस्ट होगा, घर भरा रहेगा। और आपकी 6 हाउस में शुक्र बैठा हो, 12वें में शुक्र बैठा हो, 6 लॉर्ड के साथ शुक्र बैठा हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब होता क्या है, जब शुक्र किसी को एफर्ट देना चालू करता है, शुगर हो गई, सब चीज तो वैसे रुक गई। यस, वेलकमिंग नेचर रुक गया। क्या कुछ नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते, चीनी नहीं खा सकते, क्या क्या रुक जाता है। फिर अगर ये और रिफ्लेक्ट होगा तो किडनी तक इफेक्ट जाएगा। हर दूसरे दिन डायलिसिस हो रही, हर तीसरे दिन आपकी डायलिसिस हो रही। तो आपको ईश्वर ने जो दे रखा है, जब आप उसको बांटने पे आते हो, शुक्र की रेमेडी होती है। राहु क्या देता है यहाँ पे? राहु आपको हिडन एनिमीज देता है, ध्यान रखना। हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमारे जो एनएसए हैं, उन सबके चार्ट में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है। जॉब क्या किया? अजीत डोभाल जी की जॉब क्या रही है? रॉ में रहे हैं। रॉ वाले को तो केतु में होना चाहिए, राहु में क्यों है? भाई राहु से ज्यादा सीक्रेटिव कोई है ही नहीं। केतु का मतलब जानते हो क्या? इंटेल, जो एक इंटेल आती है भाई, यहाँ पे इंटेल मिला है, ये हो सकता है। लेकिन राहु रॉ है, एक है आईबी, एक है जो इंटेल लोग देते हैं, लेकिन राहु जो है वो हिडन एनिमीज है। राहु का संबंध जब भी 6 हाउस से होगा, 8th हाउस से होगा, इस बात को नोट डाउन करके रख लो, लिख लो। आपकी कुंडली के जिस भी भाव में राहु बैठा है और वो चीज आपको आपकी लाइफ में नहीं मिल रही है, आपको लगता है किसी ने जादू टोना छू मंतर कर रखा है, संभावना है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपके कुछ ऐसे शत्रु बनते हैं जो आप पे जादू टोना भूत प्रेत का प्रभाव आप पर हावी हो सकता है। इसकी प्रबल संभावना है। कोई रहस्यमयी रोग हो सकता है, भूत प्रेत की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ट्रैप में फंस सकते हो। इसको कार्मिक ट्रैप बोलते हैं, निकल ही नहीं पाओगे, निकल ही नहीं पाओगे। कुछ लोग मतलब दाल रोटी में ही खुश रहते हैं, आगे का सोच तक नहीं पाते हैं, उसी में पूरी लाइफ मतलब आपके पूर्वजों ने, आपने, आपकी एक दो जनरेशन उसी एक कमरे में काट रही है टाइम अपना। इसका मतलब क्या है? राहु, राहु आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ भी देता है, बहुत बड़ा बोध भी देता है। लेकिन राहु अगर किसी का प्रॉब्लम में होगा और वो भी 6 हाउस से उसका रिलेशन बना है, तो आपको सीमित कर देगा, असीमित नहीं होने देगा। आपकी सारी चीजों को रोक देता है, आपको निकलने नहीं देगा। दलदल देखा है आपने? वैसे आपकी लाइफ हो जाएगी। ये राहु है। तो यहाँ पे आपको रहस्यमयी रोग देता है। तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनकी रेमेडी ही नहीं है, उपाय ही नहीं है, मेडिसिन ही नहीं है, और डॉक्टर आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। और अगर किसी ने आइडेंटिफाई कर भी लिया तो उनका भी उपाय नहीं है, रेमेडी नहीं है। ये राहु है। पता चला उनकी दवाई ही नहीं बनी है। अब वो, अब किसी आप कहीं विदेश विदेश में दिखाने का वो आपसे बोल रहे हैं वर्ल्ड में 5 ही लोग हैं इस रोग से जो ग्रसित हैं, आइडेंटिफाई नहीं होगी। आइडेंटिफाई हो भी गई तो मेडिसिन नहीं आएगी, मेडिसिन नहीं होगी, मेडिसिन भी है तो काम नहीं करेगी। राहु ये बड़ा ड्रामेबाज ग्रह है। और ये कब होता है? जब पूर्व जन्म के कई जन्मों के कर्म, खराब कर्म होते हैं, महा पाप आपने कई जन्मों में किया हो। देखो फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर आपको भी अपनी कुंडली में 6 में राहु मिल रहा है या कहीं पे भी राहु मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत ही होने वाला है। ध्यान से मेरी बात समझना। लेकिन अगर ऐसी चुनौतियां फेस कर रहे हो, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है जो चुनौतियां फेस कर रहा है, ऐसे प्रॉब्लम में है, तो उस व्यक्ति को अलर्टेशन में जाने की जरूरत है। 2-3 तरीके के, अच्छा जैसे किसी को भूत प्रेत भी लगा हो, तो उसके ऊपर कोई मेडिसिन का इफेक्ट होता है? नहीं होता है। जब तक वो भूत प्रेत नहीं झड़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले जिसके ऊपर दवा काम नहीं कर रही है, पूजा पाठ काम नहीं कर रही, मंदिर काम नहीं कर रहा है, उसको तांत्रिक के पास लेके जाओ। सबसे पहले तंत्र की रेमेडीज ही वर्क करती है वहां पे। इसलिए हमने तंत्र ज्योतिष कोर्स बनाया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जहां पे रुक जाती हैं, वहां पे तंत्र रेमेडीज ही वर्क करते हैं। जब राहु 6 हाउस में होता है तो उस व्यक्ति पर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, पूजा पाठ का प्रभाव नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति को या तो प्रेत बाधा होती है, नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस होता है। तो क्या करना चाहिए जब 6 में राहु हो? ये कई जन्मों के नेगेटिव कर्मों का फल होता है कि राहु 6 में आए और किसी व्यक्ति को हाइपर प्रॉब्लम हो लाइफ में। तो मेडिसिन वर्क नहीं कर रही, चीजें नहीं कर रही, तो सबसे पहले किसी तांत्रिक को आप कॉल करें, किसी तांत्रिक, अच्छे तांत्रिक से मिले, 1-2 बार उधर से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखें, ठीक है। देन फिर अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो राहु के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और राहु अकेला षड दोष को ही लेके चलता है, अकेला।
राहु की बेस्ट अगर रेमेडी आप मेरे से पूछना चाहो कि भैया कोई एक ऐसा उपाय बताइए कि जो राहु की बेस्ट रेमेडी हो, तो राहु की जो बेस्ट रेमेडी है वो है रुद्राभिषेक। उसमें भी अगर आप पढ़ पाए शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टकम, पढ़ना है, मन से पढ़ना है, तन्मयता के साथ पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। अगर आपकी कुंडली में 6 हाउस का संबंध किसी भी प्रकार से राहु का बन रहा है, कैसे बन सकता है, राहु बैठा ही होगा, ठीक है कोई बात नहीं। 6 लॉर्ड अगर राहु को देख रहा है तो भी संबंध बन गया। 6 हाउस की जो साइन है उससे रिलेटेड अगर कोई साइन में राहु बैठा है, मान लो 2 नंबर राशि 6 हाउस में पड़ी है और 7 नंबर राशि में राहु बैठा है, तो भी उसका रिलेशन आपके 6 हाउस से बना है। राहु अगर 6 हाउस में है तो क्या करना है, शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टकम का पाठ। ये बात नोट डाउन करके लिख लेना, जितनी बार रुद्राभिषेक होगा आपके घर में, आप जितनी बार इन्वॉल्व होगे, सेल्फ इन्वॉल्व जिसको होना कहते हैं, ठीक है, उतना आपका पाप कटेगा। रुद्राभिषेक में अकेले सामर्थ्य है, महाशिव रुद्र रूप वो भी शिव का। राहु इट्स अ इंडिकेटर। राहु को न्यूट्रल करने का केवल और केवल एक ही माध्यम है, भगवान शिव। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लग रहा हो, आपको लग रहा है इसको डिसीज में रिकवरी नहीं हो रही है, 6 हाउस का प्रभाव बहुत ज्यादा राहु के साथ है, कंपटीशन खत्म ही हो गया है, इसका मन ही नहीं करता कुछ करने का, दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है, रुद्राष्टकम। जो उठना चाहता है उनके लिए सारे उपाय। रुद्राष्टकम में तो यहां तक बोला गया है जितने भी प्रकार के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। शिव तांडव स्तोत्र की यही व्याख्या है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं इनको पढ़ने। और कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं कि मतलब कैसे भी पढ़ लिया, हनुमान चालीसा भी आप नहीं पढ़ पाते हो सही से, सब बैठ के करिए, लयबद्ध तरीके से करिए, गायन करते हुए करिए। और शिव तांडव और रुद्राष्टकम गाया जाता है, शुक्र का प्रभाव आना चाहिए वहां पे। जब ये करना चालू करो, मंदिर में बैठ के करो, घर में पढ़ो, कैसे भी राहु का प्रभाव एकदम खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। और कभी भगवान पैसा दें, समृद्धि दें, तो कभी रुद्राभिषेक करा लो। नहीं करा सकते हो कोई बात नहीं, जो करा रहा है उसके घर में ऑफर भी आते हैं। हम लोग के पास में कोई पूजा पाठ होती है, चाहे सत्यनारायण कथा हो, कुछ भी हो, तो हिंदू धर्म की ये मेंटालिटी है, बुलाया जाता है, इनविटेशन जाता है आपके पास, वहां इन्वॉल्व हो जाइए, रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भाई हम भी करना चाहते हैं, जो हम दे पाएंगे दे देंगे, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, वहां इन्वॉल्व हो जाओ, थोड़ा सामान लेके चले जाओ, दूध वूध लेके चले जाओ, करो, पीछे पड़े रहो, यही सोल्यूशन। और ये बेस्ट सोल्यूशन है। मेरी बात फिर से लिख लेना, राहु जिस भी हाउस में बैठा हो, उस चीज को चाहिए, प्रॉब्लम आ रही है, रुद्राभिषेक करो, क्लैरिटी मिलेगी। कंफ्यूजन देता है राहु, क्लैरिटी। भगवान शिव को जितना पकड़ के रखोगे उतना आपका राहु इनहेंस होगा, उसकी प्रॉब्लम उतनी कम होती चली जाएगी। भगवान शिव को पकड़ने से 2 ग्रहों पर इफेक्ट जाता है, सबसे पहले जुपिटर इनहेंस होता है और राहु डाउनग्रेड होता है। और आपने कहीं धोखे से शिव को पकड़े पकड़े पार्वती को पकड़ लिया, फिर तो चमत्कार हो गया, फिर तो गुरु भी इनहेंस हो गया, वीनस भी इनहेंस हो गया, राहु डाउनग्रेड हो गया। हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति माँ भगवती पराम्बा पार्वती के आराधना से हो जाती है। और उनको कितना हिडन करके रखा गया है, शिव की ही बात ज्यादा। वैसे देखो, अगर कृष्ण की बात करें तो राधा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, नारायण की बात करें तो लक्ष्मी जी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन भगवान श्री राम के साथ सीता जी का नाम नहीं आता, जल्दी आता है, नहीं आता। राम जी को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे ही भगवान शिव की जो लोग आराधना करते हैं वो माँ पार्वती को थोड़ा भूल ही जाते हैं, क्योंकि उनको बड़ा हल्के में लेते हैं। बट माँ पार्वती ही सब दे, भगवान शिव तो ध्यान में रहते हैं। वो पार्वती जी को भी पकड़ के रखो, थोड़ा पार्वती जी को थोड़ा पकड़ के रखिए। कभी करेंगे इस विषय पर बात। केतु, केतु क्या है, केतु है गुप्त रोग। ऐसे रोग जिनके बारे में आप किसी को बता ना पाए, रिवील ना कर पाए, अंदर ही अंदर खत्म हो रहे हो आप। इसीलिए जब बुध केतु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में होता है तो स्किन डिसीज होती है, और ऐसी स्किन डिसीज होती है जिसके बारे में आप दूसरों को बता नहीं सकते। होता है स्किन डिसीज, केतु बुध का कॉम्बिनेशन देता है, आपने नॉर्मल ऐसे ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। केतु क्या है, ऐसी डिसीज जिसके बारे में आप बात ना कर पाए, जिसके बारे में आप दूसरों को जल्दी बता ना पाए, आप असहज महसूस करने लगे कि यार क्या ही सोचेगा ये, वो डिसीज आपको केतु देता है। गुप्त रोग भी कह सकते हैं इसको। एक बात और बताएं, केतु का 6 हाउस में आना पूर्व जन्म की तपस्या का प्रभाव है। नोट करके लिखिए, आपकी कुंडली में अगर 6 हाउस में केतु है, 2 ग्रह बहुत अच्छे बोले गए यहाँ पे, एक केतु और एक जुपिटर। केतु क्या है, केतु काटने वाला है,
केतु भी 6 हाउस में जब होता है तो भी आपके पास्ट कर्म की मुक्ति तो करता ही करता है, साथ में आपकी पूर्व जन्म की तपस्या का परिणाम होता है कि केतु 6 हाउस में आता है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी की कुंडली में 6 हाउस में केतु देख रहे हैं, इसका मतलब पूर्व जन्म का ये तपस्वी है। नोट करके लिखिए इसको, ये व्यक्ति पूर्व जन्म का तपस्वी है। ये कष्ट में हो सकता है, परेशानी में हो सकता है इसने ऐसे ही जीवन ही चुना हो। काकभुचुंडी जी के पास ऑफर आया कि भाई आप जैसा चाहो वैसा शरीर प्राप्त कर सकते हो, तो काकभुचुंडी जी ने कहा कि भाई इस शरीर में रहते हुए हमें भगवान के दर्शन हुए हैं, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है दूसरे शरीर को चुनने का, हमें यही शरीर ही अच्छा लग रहा है। काकभुचुंडी जी कौवा, कौवे का स्वरूप था उनका, तो उनके पास ऑफर था कि भाई आप कैसा भी स्वरूप धारण कर सकते हैं, आपको इतना इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। तो उन्होंने कहा भगवान के दर्शन जब हमें इसी स्वरूप में हुए हैं, तो फिर हमें एक अन्य स्वरूप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें यही स्वरूप ही मंजूर है। तो कभी कभी क्या होता है, जिसकी कुंडली में केतु 6 हाउस में होगा, अगर उस व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो जीवन उसने खुद चुना है। केतु जब भी किसी व्यक्ति का 6 हाउस में मिलेगा, इसका मतलब क्या, ये लाइफ इसने खुद चुनी है, पूर्व जन्म के नेगेटिव ग्रह का प्रभाव नहीं है, ये लाइफ इसने खुद चुनी है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे कोई गुण दोष हो, और अगर 6 हाउस में केतु है और वो व्यक्ति बहुत संयमित है, संतुलित है, हर प्रकार से पॉजिटिव है, फिर भी उसके लिए कोई विकार है, तो कंफर्मेशन हो। कभी कभी क्या होता है, ध्यान रखना, कभी किसी व्यक्ति को असाध्य रोग हुआ हो, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसमें लोग भागते हैं, दूर रहते हैं, स्पर्श तक करना पसंद नहीं करते, वो लाइफ हो सकता है उसने खुद चुनी। इसलिए हमेशा ऐसे लोग जिनको कोई नहीं चुन रहा है, जब आप उनकी हेल्प करने के लिए जाते हो दूर से ही, जैसे किसी को जब व्हाइट स्पॉट होता है, या जिसको हम आज की डेट में बहुत गलत बोलते हैं, है ना, तो उनसे लोग लगभग घृणा करते हैं, उनको अपने यहाँ उठने बैठने नहीं दिया जाता और चीजें नहीं करते, बट हमने संतों को प्रायः देखा है कि वो उस चीज को भी स्पर्श करने में परहेज नहीं करते। हमने देखा है, लाइव देखा है, स्पर्श नहीं करते हैं वो। हाँ, उसके बाद ये नहीं है कि मतलब वो करके घूम रहा है, वो सैनिटाइज भी करेंगे, हाथ भी धुलेंगे, ठीक है, साबुन का पूरा यूज करेंगे, जितना वो कर सकते उतना करेंगे। और एक चीज है, जब भी केतु 6 हाउस में होता है, उसको क्या बोला जाता है उस व्यक्ति को, भाई कुत्ते को पालो। लाल किताब ऐसा बोलती है, सुना है आप सबने। केतु अगर 6 हाउस में हो तो सबसे ज्यादा अछूत एनिमल अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है तो कुत्ता ही है। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अगर बोली जाए, तो कुत्ते को बहुत अच्छा नहीं बोला गया है हिंदू धर्म में। हिंदू में जो मैथोलॉजी है, बोला जाता है भाई उसको थोड़ा दूर ही रखो, वो बेड पे नहीं आना चाहिए, दूर ही रहना। देखो कि कोई अगर पाले है तो मेरा ऐसा कोई आशय नहीं है हर्ट करने का, बट एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब क्या, अगर आप कुत्ते को पाल सकते हो, तो आप किसी भी ऐसा कोई व्यक्ति जो अछूता है उसको भी सेवा देने में आपको परहेज नहीं करना चाहिए। मेरा जो कहने का आशय है वो ये। और जिनका केतु 6 हाउस में है, उसको तो ये विशेष ध्यान देना चाहिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जब केतु 6 हाउस में होता है, तो उस व्यक्ति की कभी निंदा मत करिए, उस व्यक्ति को कभी हर्ट मत करिए, उस व्यक्ति को कभी, वो किसी भी तरीके का 6 हाउस से रिलेटेड अगर सफर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक बात और नोट करके लिख लो। आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज को लेके सफर कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति जिस भी चीज को लेके सफर कर रहा है अपनी लाइफ में, अगर वहां पे केतु मिल जाए, उस हाउस का संबंध केतु से बन जाए। और एक बात, केपी में भी देख लेना, भाव चलित कुंडली जो होती है केपी की, उससे देखना, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। उसका संबंध अगर केतु से बन जाए, इसका मतलब उस चीज, जो भी चीज है, चाहे वो घर है, चाहे वो वेल्थ है, किसी भी तरीके का, अगर उसके लाख चाहने पर भी वो चीज उसको नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो लाइफ उसने पूर्व जन्म में खुद चुनी है, और उस चीज को लेकर के उसने तपस्या करी। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों को नेग्लेशन में नहीं जाना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, घोर निंदा। मतलब ऐसे लोगों लोगों की अगर आप निंदा करते हैं, एक होता है जब निंदा करते हैं तो पुण्य का क्षय होता है, ठीक है। एक जब आप ऐसे व्यक्ति की उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के निंदा करते हैं, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, आप अपराध कर रहे हैं, आप दृढ़ कर्म कर रहे हैं। ध्यान रखें, यह दृढ़ में नहीं है, दृढ़ में है, ये दृढ़ में जा रहा है। इसलिए जब किसी का निंदा करने का भी मन हो, किसी को बुरा भला बोलने का मन हो, किसी को क्रिटिसाइज करने का मन हो, तो उसका एक बार केतु भी देखना कुंडली में कहाँ बैठा है। और केतु, अगर हम चेहरे की बात करें तो हेयर जो आपके होते हैं ना,
उनको रिप्रेजेंट करते हो। बाल को देख के पता चल जाता है कि व्यक्ति किस चीज को लेके निंदा नहीं करनी है, किस चीज को लेके क्रिटिसाइज नहीं करना। केतु का मतलब क्या है? 6 हाउस में केतु आने का मतलब उस व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति की लाइफ अगर अनकंफर्टेबिलिटी में है, उस व्यक्ति को अगर कोई समस्या है, इसका मतलब वो लाइफ उसने खुद चुनी है, ना कि वो उसके पूर्व जन्म के कर्म का प्रभाव है। पूर्व जन्म के कर्म वो काट के आ चुका है, उसने वहां कोई गलती करी थी तो उसने अपने संकल्प बल से ये लाइफ चुनी है। यही बात बीएनएन में एक प्रकार का सर्प दोष होता है जो क्लैरिफिकेशन देता है। बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में एक सर्प दोष बोला जाता है, एक पितृ दोष बोला जाता है। इन पितृ दोष का, सर्प दोष का यही प्रभाव है। पितृ दोष और सर्प दोष, जितने प्रकार के दोष बोले जाते हैं उनको हम बड़े क्रिटिसाइज वे में बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बड़े क्रिटिसाइज वे में बोलते हैं। भैया उस चीज को करने के लिए वो खुद चुनते हैं अपनी लाइफ को। कुछ काम तो हमारी गलतियों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन कुछ चीजें हमने खुद चुनी है कि भाई हमें चाहिए। और आप जब शास्त्रों को पढ़ोगे, वेदों को पढ़ोगे, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा। जैसे विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे तो मेनका आ गई थी, ठीक है, तो उन्होंने उनके तपस्या को भंग कर दिया। ऐसे ही क्या होती है कि जब जो बहुत तपस्वी होते हैं, उन कभी काम के वशीभूत होके, क्रोध के वशीभूत होके, ठीक है, कभी किसी और चीज के वशीभूत हो गए, कभी कोई चमक धमक के वशीभूत होके कुछ अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे उनकी साधना से वो भटक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग फिर अपना एक लाइफ प्रायश्चित करने के लिए सेलेक्ट करते हैं कि मुझे ये चीज अभाव में चाहिए, मैं कितना भी चाहूं मुझे ना मिले। ये फिर केतु का रिफ्लेक्शन आता है उस पर्टिकुलर हाउस में। उसमें भी जब 6 में आ रहा है तो ये बात 100% श्योरिटी के साथ है कि पूर्व जन्म का तपस्वी है ये, ठीक है, इसने केतु को अन किया है पूर्व जन्म में। समझ में आ रही है बात? केतु मतलब तपस्या, केतु मतलब साधना, केतु मतलब भगवान। ये भगवान इनकी, इसके पूर्व जन्म का फल नहीं है जो इसको नहीं मिल रहा है। ये भगवान से कोई इसने कमिटमेंट किया है, सब कुछ देना, ये मत देना, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।